Assalamu alaikum dear students. Welcome to your own channel Chemistry for MDCAT. Hope you all are doing well. आज हम FSC केमिस्ट्री पार्ट 1 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन और फिर हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स डिटेल में। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का आप डेफिनीशन थोड़ा सा देख लें कि हाइब्रिडाइजेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डिफरेंट एनर्जीज़ और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं आपस में और फिर उनसे न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सब की एनर्जी और सब का शेप सेम होता है, जो कि पहले डिफरेंट था मिक्सिंग से पहले। अब जब उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो न्यू ऑर्बिटल्स जब बनेंगे तो वो क्या होंगे, सेम एनर्जी और सेम शेप के। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज आर मिक्स टुगेदर to form new set of equal number of orbitals having same energy and same shape. इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब ये है कि जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे तो वो नंबर में उतने ही होंगे जितने के वो हाइब्रिडाइजेशन से पहले थे। जैसे अगर एक एक्स ऑर्बिटल ये मिक्स हो रहा है टू वाई ऑर्बिटल्स के साथ, तो जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें एक्स और वाई दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। और वो नंबर में कितने होंगे, तो एक एक्स और दो वाई मिलके क्या हो, 3, तो ये कितने होंगे 3xy, ठीक है। न्यू ऑर्बिटल्स जो बनेंगे तो वो इक्वल इन नंबर होंगे टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट वर प्रेजेंट बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसका आइडिया होता है और वो क्लियर हो जाते हैं। वरना अगर हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना ना होता, अंडरस्टूड ना होता या एक्सप्लेन ना हुआ होता तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी मॉलिक्यूल के शेप में उनकी वैलेंसी से रिलेटेड। तो हाइब्रिडाइजेशन उन सारे कन्फ्यूजन्स को रिमूव करता है। चलिए अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स वो डिपेंड करती हैं इस बात पे कि हाइब्रिडाइजेशन में जो इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं। ऑर्बिटल्स तो आप सब जानते होंगे, एस ऑर्बिटल होता है, सॉरी सबशेल्स, कौन से सबशेल्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है, ठीक है। तो इन सबशेल्स के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो किस सबशेल के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड हैं, कौन सा सबशेल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब SPD हाइब्रिडाइजेशन जब ऑर्बिटल्स सबशेल के ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, sp3, इसका मतलब है कि इसमें इस किस्म के हाइब्रिडाइजेशन में s और p सब शेल के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। sp2, इसमें भी s सब शेल और p सब शेल के ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे। sp, इसमें भी सेम वही। DsP3 भी है, D2sp3 भी है और BDsp2 वगैरह भी है। तो बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके FSC पार्ट 1 के कोर्स में डिस्कस हुए हैं वो बेसिक 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज़ SP, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में फर्दर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़नी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें तो आपको विदाउट क्लास जो है अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर किया जाएगा। अच्छा जी, अब हम अलग अलग इसको पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह से ये कंपाउंड्स के अंदर इफ़ेक्टिव हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस हुआ है इधर दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसमें इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बोलूँ इसका मतलब है ऑर्बिटल की मिक्सिंग। तो ये जो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है इसमें कौन से सबशेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने,
तो इसमें एस सब शेल का क्या होगा, ऑर्बिटल होगा, और पी सब शेल के कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, एक एस सब शेल का और 3 पी सब शेल के ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो 1 और 3 मिलके कितना हो जाता है, 4। तो जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो कितने होंगे, टोटल क्या होंगे, वो 4 होंगे। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये 4 होंगे और इनका नाम हम sp3 रखेंगे क्योंकि ये एक s और 3 p की कंट्रीब्यूशन से बने हैं। ठीक है, इसमें वन जो एक पार्ट रोल प्ले कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो एस सब शेल भी है और पी सब शेल भी है। एस सब शेल का एक ऑर्बिटल और पी सब शेल के, क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और पी में 3 ऑर्बिटल है और तीनों की तीनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बन जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आइए इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है और उससे ज्योमेट्री किस तरह बनती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें कि इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन जिसका फार्मूला है CH4, इसमें हो रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि सेंट्रल एटम जो है कार्बन, उसी कार्बन का एक s ऑर्बिटल और उसके 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे और न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको फिर हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह होता है, आइए ज़रा इस इमेज को देखें। अच्छा, सबसे पहले तो इधर देखें, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट होता है, तो ग्राउंड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो यहाँ पे देखें 1s2, यानी कि s में उसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 2p है उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें से px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz वो एम्प्टी है, वो वैकेंट है। ये कब, जब कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में हो। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मीन कि इलेक्ट्रॉन में कोई एक्साइटेशन ना आई हो, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल में अगर जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई एक्साइटेशन नहीं हुई, जब कार्बन ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, जब वो अपने स्टेबल ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है, तो तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होती है। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन एटम को एनर्जी दी जाए, उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, तो फिर वो जो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की कन्फिग्रेशन क्या होती है कार्बन एटम की, तो वो ये है कि एक्साइटेड स्टेट में वो 1s2 होता है। 2s में पहले ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन किधर गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2pz में गया, क्योंकि 2pz पहले क्या था, वो वैकेंट था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कार्बन के ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे वो कौन से हैं, वो ये 4 ऑर्बिटल है, क्योंकि हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू ईबीटी बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों। ठीक है, अब हम कम्प्लीटली एम्प्टी या कम्प्लीटली फिल्ड की बात इधर नहीं डिस्कस करेंगे, वो आगे थीरीज में डिस्कस हुई है। यहाँ पे जो बात होगी वो इस तरह कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लेवल तक यहाँ तक आपको ये चीज़ समझनी है। अच्छा जी, तो अब जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी या एक्साइटेशन होगी तो वो किस तरह से होगी, इधर देखें, ये आपको एनर्जी का कर्व दिखाया गया है, यानी ये जो 2s है इसकी एनर्जी कम है और 2p की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप कार्बन एटम का लेट सपोज आप उसका वो दो उसके शेल्स बना दो। ठीक है, ये उसका हो गया पहला शेल और ये कार्बन का हो गया दूसरा शेल। ठीक है, तो पहले शेल में इसका क्या है, 1s ऑर्बिटल है ना। ठीक है, और दूसरे शेल में 2s है और 2p है। ठीक है, तो ये जो पहले शेल का s है और दूसरे शेल का s है, इनकी एनर्जी में, या पहले वाले का s और p, इनकी एनर्जी में खासा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग अलग शेल में हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑर्बिटल्स या वो सब शेल्स जो एक ही शेल के अंदर होते हैं, जैसे कि 2s और 2p दोनों ही दूसरे शेल में हैं,
तो इनके एनर्जी में ज़्यादा गैप नहीं होता, इनके एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। थोड़ी सी एनर्जी अगर 2s के इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो ये चले जाएंगे कहाँ पे एक्साइट होके 2p के ऑर्बिटल्स में, ठीक है। 2p के ऑर्बिटल में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जब इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाएगी, क्योंकि इनके 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी का गैप कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एक ही शेल के अंदर दो सब शेल हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब इसको एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, चला गया यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में अब देखें ज़रा, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस तरह से थे? 1s तो हमने इधर मेंशन नहीं किया, 1s में 2 है, 2s में कितने हैं? 2, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz खाली है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में फिर ये s जो है, s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है? ये p में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में s के अंदर भी 1, 2px में भी 1, 2py में भी 1 और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है, अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो एस सब शेल होता है उसका शेप सर्कुलर होता है, ऐसे राउंड, और जो पी सब शेल होता है उसका शेप होता है किस तरह से? डम्बल शेप। पी सब शेल का जो ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है और एस का जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या कहा कि ऐसे ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे जिनकी शेप एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ही यही है कि द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। तो इधर देखिए एनर्जी भी डिफरेंट है ना, एस की कम और पी की ज़्यादा, शेप भी डिफरेंट है, एस की स्फेरिकल और पी की डम्बल। लेकिन जब ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मिक्सअप होंगे, तो फिर ये ऐसे लेवल पे आ जाएंगे कि इनकी एनर्जी एस और पी के बीच में हो जाएगी। आप देखें ज़रा, इनके एनर्जी में पहले गैप था ना, पहले डिफरेंस था। एस की एनर्जी को देखें तो वो इस लेवल पे है, पी की एनर्जी इस लेवल पे है, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए अब उनकी एनर्जी इन दोनों के बीच में है, ठीक है। दोनों के बीच में एनर्जी है और सबकी सेम है। अब इधर किसी की भी एनर्जी दूसरे से कम नहीं है, सबकी एनर्जी सेम है और सबका शेप भी सेम होगा, ठीक है। जैसे अगर एक स्फेरिकल था और एक डम्बल था तो जो न्यू बन गए वो इस तरह होंगे कि इसमें एक थोड़ा सा पार्ट स्फेरिकल और एक पॉइंटेड टाइप होगा, ठीक है। यानी सारे के सारे ऑर्बिटल एक ही शेप में आ जाएंगे, ना कम्प्लीटली स्फेरिकल होंगे और ना डम्बल शेप होंगे। देखिए ज़रा आप नीचे वाले फिगर में, तो आपको दिखाया गया है कि किस तरह से ये ऑर्बिटल जो है इस शेप में आ गए हैं। देखें ज़रा, ना डम्बल है और ना स्फेरिकल है, लोब्ड शेप ऑर्बिटल्स बन गए हैं। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जो न्यू ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें फिर दूसरी बात आप ये इम्पोर्टेंट याद रखें कि इनमें एस करेक्टर कितना होगा और पी करेक्टर कितना होगा। ये तो अब ये जो टोटल ऑर्बिटल बने ये कितने हैं? ये 4 हैं, ठीक है। इन 4 में से एस कितने हैं? तो एस 1 है। तो अब जब हम एस ऑर्बिटल का इस पूरे सेट के अंदर परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आ जाएगा कितने परसेंट? 25%, ठीक है। एस करेक्टर कितना बना? 25% बना। तो एस करेक्टर इज़ 25% और पी करेक्टर को जब आप कैलकुलेट करें तो आप ज़रा मुझे बताएं कि इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन से पहले कितने पी ऑर्बिटल थे? 3 थे और टोटल कितने बन गए? 4। तो 3/4 को जब आप मल्टीप्लाई करो 100 के साथ तो इससे आता है 75%, ठीक है। तो 75% जो है वो पी करेक्टर है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में और 25% जो है वो एस करेक्टर है। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जब अब बनेगा, कितने बने? 4 ना। इन चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में से कंट्रीब्यूशन जो है वो एस की 25% है हर एक में और पी की 75% है। ये बन गए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी भी सेम है, जिनका शेप भी सेम है, जिनमें एस और पी की कंट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू ऑर्बिटल बन गई। ये हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना है और इससे हमें जो मॉलिक्यूल है उनकी ज्योमेट्री का पता चलता है, उनकी शेप का पता चलता है, उनमें बॉन्डिंग कितनी होगी, किस तरह की होगी, ये हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब जो बॉन्ड एंगल्स होंगे, बॉन्ड एंगल जो इन सब
बॉन्डेड एटम्स के बीच में होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 109.5 डिग्री। और हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि ये 109.5 डिग्री क्यों होंगे। तो आप वहाँ से जाके देख लें डिटेल के साथ इसके रीजंस। दोबारा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है वरना वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा मेन फोकस किस पे है, हाइब्रिडाइजेशन पे, कि किस तरह sp3 या sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है और उसको किस बेस पे हम ये नाम देते हैं और किस तरह इसके जो है वो प्रोडक्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो आई होप कि आपको sp3 की समझ आ गई होगी। अब जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अच्छा जी, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले हमने पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब sp2 के भी नाम से पता चल रहा है कि ये इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें एक s सबशेल का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और p सबशेल के 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहले वाले में तो sp3 था ना, यानी p के सबशेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ही इन्वॉल्व थे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे p के 3 में से 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, एक ऑर्बिटल नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन देख ले कि द मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एनर्जी। ऑब्वियसली जब ये ऑर्बिटल्स डिफरेंट है, सब शेल डिफरेंट है, तो एनर्जी में डिफरेंस मौजूद होगा। टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 क्यों, क्योंकि एक s है और 2 p है, तो 2 और 1 मिलके 3। और हमें पता है, हमने इससे पहले पढ़ा डेफिनेशन में कि इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा हो जाएंगे, जितने मिक्सिंग से पहले थे उतने ही बाद में भी होंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ अब ये मिल के जो है मिक्सअप होके ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनका शेप भी सेम होगा। ये डेफिनेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अब इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल की, दैट इज़ ईथीन मॉलिक्यूल। ईथीन मॉलिक्यूल जो कि अल्कीन का मेंबर है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, दैट इज़ ईथीन। फॉर्मूला है उसका C2H4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है उसमें मौजूद। अच्छा, अब इसमें से जो कार्बन एटम है तो वो किस तरह होंगे, 2 कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम का s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इधर देखें, ये जो कार्बन एटम है उसी तरह से फिर एक ग्राउंड स्टेट में ये कन्फिग्रेशन होगी और एक्साइटेड स्टेट में ये कन्फिग्रेशन होगी। उसी तरह से 2s यहाँ पे है इसका एनर्जी लेवल और 2p का एनर्जी लेवल ऊपर है, यानी उसकी एनर्जी हायर है। तो ग्राउंड स्टेट में s में 2 है और px और py में 1 है। जब इसको थोड़ी सी एनर्जी हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे या बॉन्ड फॉर्मेशन से इसको मिल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके pz में आ जाएगा। ये कार्बन का हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा कि ये वाला s तो करेगा ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन, साथ में यहाँ से सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कंपाउंड के कंडीशंस पे और नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स जो है या कितने ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और कितने नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा तो इसमें से एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, यानी उसकी एनर्जी कम नहीं होगी, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इन्होंने अपनी एनर्जी कम करनी है और इसने अपनी एनर्जी बढ़ानी है, यानी इसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए और इनकी एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे के साथ इक्वल एनर्जी पे आएंगे। ठीक है, तभी इनके बीच का एनर्जी गैप कम होगा और तभी इनसे सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से 2 की एनर्जी कम हो गई, यहाँ से s ऑर्बिटल की एनर्जी हायर हो गई, तो न्यू ऑर्बिटल जो बने वो क्या है, वो इन दोनों की एनर्जी के बीच में है। ठीक है, ना p की तरह ज़्यादा एनर्जी ना s की तरह कम एनर्जी, इन दोनों के बीच में इसका जो है एनर्जी की वैल्यू है। और कितने हैं, तो एक s और 2 p से बने हैं ना, तो कितने होंगे, एक s और 2 p मिलके कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 2 + 1 कितना, 3 ऑर्बिटल्स। तो ये आपके पास बन गए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और चूंकि ये बने हैं एक s और 2 p से, तो इसलिए इसका नाम है sp2।
ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो भाई साहब है इसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की तो ये अनहाइब्रिडाइज रह गया, इसने अपनी एनर्जी भी कम नहीं की। जैसे यहाँ पे इसकी एनर्जी थी वैसे ही इसकी एनर्जी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाते हैं याद रखें कि वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं जबकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे भी किसी दिन डिस्कशन हो जाएगी, नहीं तो अगर आपको इम्पोर्टेंट कोई बात पूछनी है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए जिसका नाम sp2 है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें s करेक्टर कितना होगा और p करेक्टर कितना होगा, तो जैसे हमने प्रीवियस में फाइंड आउट किया इसी में भी उस तरह से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, अब टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, 3 टोटल ऑर्बिटल्स हैं। कितने इसमें s है, एक इसमें s है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे बन जाएगा 33.33%। ठीक है, 33.33% क्या है, ये एस करेक्टर है। एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल का की पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन कितनी है, 33.33%। अच्छा, पी ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो कितने पी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, 2 ने 2 ने, और टोटल कितने हैं, 3। परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इससे बन जाएगा 66.66%। ठीक है, 66.66% ये क्या है, ये पी करेक्टर है इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। समझ आ गई आपको। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, पढ़ते हैं इसको कि किस तरह मॉलिक्यूल का शेप बनेगा। अच्छा जी, इसको देखें ज़रा, यहाँ पे जो ये वाला और ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल, ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड हैं। और ये जो ये वाला है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह इस कार्बन में भी ये वाला जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड है और ये वाले जो 3 हैं ये हाइब्रिड हैं। तो आप खुद देखें, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उन सब की शेप सेम है ना, इनके एक एक ही इस तरह से लॉब्स हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उन सब की शेप एक जैसी है, उन सब का जो साइज़ है और जो शेप है, जो एनर्जी है वो इक्वल है, वो सेम है। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए थे ये वाले, तो इनका शेप उसी तरह से है जैसे पी ऑर्बिटल का होता है। किस तरह होता है, डम्बल शेप। तो यहाँ पे ये डम्बल शेप में है, इसके 2 लोब्स हैं। लेकिन जो हाइब्रिडाइज्ड हैं उनके एक एक लोब हैं, उन सब के एक एक लोब हैं, क्योंकि वो मिक्सअप होके अब न्यू ऑर्बिटल्स बन गए हैं। जबकि ये जो रह गए ये उसी तरह से हैं जैसे कि ये पहले थे, हाइब्रिडाइजेशन से पहले जैसे थे तो अब भी वैसे हैं, क्योंकि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा, तो अब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसमें जो कार्बन एटम है दोनों, तो दोनों कार्बन एटम का एक sp2 और दूसरे का sp2 आपस में मिल के बॉन्ड बनाएंगे। और मैंने आपसे अभी क्या कहा कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो कौन सा होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह इसके 2 ऑर्बिटल, हर एक कार्बन एटम के 2 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज हैं वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अच्छा अब जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह गए थे वो क्या बनाएंगे, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। मैंने आपको भी क्या बताया कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस तरह बनेगी। और ये जो 3 एटम्स हैं, तीनों एटम कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, या यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन, तो ये एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे, ये होंगे एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। और ये क्यों 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो वो हम वेस्पर थ्योरी में ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की किस तरह होगी, तो वो प्लेनर होगी। और ये मैंने बता दिया कि एस करेक्टर कितना होगा और पी करेक्टर कितना होगा। अच्छा, अब एक और बात ये कि इसमें जो कि हमेशा जो है, सॉरी, कभी कभी टेस्ट में ये भी पूछा जाता है, एक मॉलिक्यूल दिया जाता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताए या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताए। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो
अगर सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें देखिए कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, ये तो हो गए, ये तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब ये जो 2 हैं इनमें से कितने सिग्मा हैं, तो सिग्मा बॉन्ड चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड 2 एटम के बीच में 2 हो चाहे 3 हो, उनमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड कभी एक जगह पे डबल नहीं बनते। पाई बॉन्ड बन सकते हैं एक भी और दो भी, लेकिन सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे जो एक है वो सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाए है। तो अब इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 5 सिग्मा बॉन्ड हुए, 5। और पाए कितने हुए, तो पाए एक बॉन्ड हुआ। ठीक है, देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड इन ईथीन मॉलिक्यूल। ये आपको पता होना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप इसमें काउंट कर सको कि कितने पाई बॉन्ड है कितने सिग्मा बॉन्ड है। कभी भी एक जगह पे पाई को सिग्मा को 2 काउंट मत करना। अच्छा जी, ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ ज़रा आए। ये क्या होता है, तो ये भी नाम से ही जाहिर है कि इसमें कितने s, एक s और कितने p, एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो 1 और 1 कितना बन जाता है, 2। तो न्यू जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो 2 होंगे और उनका नाम क्या होगा, sp। यानी s और p की कंट्रीब्यूशन से बने हैं तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। सेम उनकी एनर्जी होगी, सेम उनका शेप होगा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन का रूल है। अच्छा, इन मॉलिक्यूल में से एक टिपिकल एग्जांपल दिया जाता है इथाइन का। इथाइन क्या है, ये अल्काइन का पहला मेंबर है इथाइन, C2H2, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इनमें से भी हर एक कार्बन एटम का एक s और एक p ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, जबकि p के बाकी 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाए ज़रा इसको देखते हैं कि कैसे होगा। अच्छा जी, तो ये आपको अगेन उसी तरह से कार्बन का ग्राउंड स्टेट, फिर कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, अभी आप समझ गए होंगे, बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे अब एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, जबकि ये जो बाकी 2 p हैं ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे। ठीक है, और अगेन मैंने आपको बता दिया कि ये कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो s ऑर्बिटल है और ये जो एक p ऑर्बिटल है, तो दोनों जब मिलेंगे मिक्सअप होंगे तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 बनाएंगे। और चूंकि ये एक s और एक p से बने हैं तो इसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे बन गए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए। अब ये जो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ये एक कार्बन एटम के पास, एक कार्बन एटम के पास कितने, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास भी है, इसके पास भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ मिलके कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, लेकिन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गए ये जो साइड पे मौजूद है, ठीक है, जो ये वाले ऑर्बिटल हैं, ये वाले, एक ये और एक जो इसके पीछे छुपा हुआ है, एक ये, तो दोनों अपने ओरिजिनल शेप में हैं। जिस तरह पी का डम्बल शेप होता है, दोनों अपने उसी ओरिजिनल शेप के अंदर है। एक शेप इन्होंने चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं की। इसी तरह इसके भी जो 2 ऑर्बिटल है इसने भी चेंज नहीं किया अपना शेप, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज नहीं है। तो अब ये दोनों आपस में मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये दोनों आपस में मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड ही बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। एक यहाँ पे जो 3 बॉन्ड्स हैं, इन तीनों में से एक सिग्मा है और 2 पाए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाए बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, एक इस हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड भी सिग्मा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें कितने परसेंट पी करेक्टर है, कितने परसेंट एस करेक्टर है, तो वो आप खुद भी अब कर सकते हो। और ये जाहिर सी बात है कि हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन हुई है तो 50-50 होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 2, इसमें एस कितने हैं, 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो कितना परसेंट बन जाएगा इसका, 50%। 50% एस पी है और 50% पी बी है। पी भी एक है 2 में से और एस भी एक है 2 में से, तो इस तरह दोनों 50-50% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो 50% एस करेक्टर है और 50% पी करेक्टर है, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह है, लीनियर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, और एक सिग्मा बॉन्ड इधर मौजूद है, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके लिए कुछ एमडीकेट के पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन इन मीथेन इज। मीथेन का कौन सा फॉर्मूला है, CH4। तो इस CH4 में जो कार्बन इस तरह का शेप होता है ना, इसमें जो कार्बन, सॉरी यहाँ पे कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे ये कार्बन के साथ कितने एंगल पे अटैच होंगे, अरेंज होंगे। ये हम इस पर थियरी में भी बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि कार्बन के साथ ये जो 4 हाइड्रोजन है किस तरह से अरेंज होंगे और क्यों। तो ये इसका जवाब हम उसमें दे चुके हैं। अच्छा, ताकि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम से कम हो, ठीक है। तो रिपल्शन को कम से कम करने के लिए ये एक दूसरे के साथ मिक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं, और मिक्सिमम डिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में एंगल कितना हो, इनके बीच में एंगल 109.5 डिग्री हो, ठीक है। तो मीथेन जो है उसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, 109.5 degree is the angle between हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इन मीथेन। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन CH2 CH यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ब्यूटाडाइन का, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। आपसे यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का पूछा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और दोनों ही सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो 2 ये हो गए। यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो एक ये हो गया, 3 हो गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये 4 हो गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 6 हो गए। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, यहाँ पे भी एक सिग्मा है और एक पाई है, और यहाँ तो है ही सिंगल, तो ये सिग्मा ही है, ठीक है। तो 6 के साथ एक मिलाओ 7, फिर ये वाला 8 और ये वाला 9, ठीक है। तो टोटल इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने, टोटल इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स 9 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। 9 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स इन ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन के अंदर जो सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है वो कितने हैं, 9 है। अच्छा, फिर है क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन कैन एक्सप्लेन द शेप ऑफ BeCl2। अब ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताने लगी हूँ जो कि आपको शायद ही कहीं से मिले। तो BeCl2 जो है इसमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। अभी आप सोचोगे कि हमने तो CH4 का पढ़ा, ठीक है, समझ आ गई। कोई पूछे तो हम बता सकते हैं C2H4 का पढ़ा और C2H2 का पढ़ा। तो अब ये BeCl2 का हम कैसे बताएंगे कि इसके कितने S और कितने P इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में, या क्या सीन है। तो इसके लिए आप एक फ़ॉर्मूला, एक ट्रिक यूज़ करोगे, और वो ट्रिक या वो फार्मूला क्या है कि जब आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप उसके सेंट्रल एटम के अंदर क्या चीज़ें चेक करोगे। आप चेक करोगे कि इसके साथ कितने नंबर ऑफ़ एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी नंबर ऑफ़ बॉन्डेड एटम्स, नंबर ऑफ़ बॉन्डेड एटम्स, कितने एटम ने उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 एटम ने, 2 क्लोरीन है ना, तो इन्होंने बेरिलियम के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस उसके साथ आप प्लस करोगे कि जो सेंट्रल एटम है बेरिलियम, या कोई भी एटम आपको जो दिया है, तो उसके ऊपर लोन पेयर है कि नहीं है, और अगर है तो कितने हैं। तो बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 से है और इस
की वैलेंसी होती है 2, यानी ये 2 बॉन्ड बना सकता है, यही 2 बॉन्ड उसने बनाए हैं, तो अब उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, लिहाजा उसके जो नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स हैं वो 0 हैं। ठीक है? नंबर ऑफ़ लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसमें कोई नहीं है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल में, आप वहाँ से जाके देख लें। ठीक है? अच्छा, तो इसमें लोन पेयर जो है वो नहीं है, इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हुए 2 और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हुए 0। तो 2 प्लस 0 से क्या आता है, 2 प्लस 0 से क्या बनता है, 2 बनता है ना। तो इस फॉर्मूला से अगर आपके पास आंसर आता है 2, इसका मतलब है कि आपका जवाब है sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर इस फॉर्मूले से आपके पास आंसर आता है 3, अगर इस फॉर्मूले से आंसर आता है आपके पास 3, इसका मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? और अगर इस फॉर्मूले से आंसर आता है 4, तो उसका मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? तो ये बात याद रखें। ये हमेशा क्वेश्चन में इसलिए कन्फ्यूजन होती है और बच्चों को कन्फ्यूज़ किया जाता है क्योंकि उनको पता नहीं होता इस चीज़ का। तो अब बेरिलियम क्लोराइड में जब हमने कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ़ बॉन्डेड एटम्स आर 2, नंबर ऑफ़ लोन पेयर आर 0, तो 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, और जब आंसर 2 आ जाए इसका मतलब होता है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है? अच्छा, फिर है क्वेश्चन 4, स्पीशीज इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज। अब वही फॉर्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। कैसे? ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से दिए गए मॉलिक्यूल में से किसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो PH3 है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे Sb3 है। ये जो P है, ये जो N है और ये जो Sb है, ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप नंबर 5 से, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है? नाइट्रोजन फैमिली की ख़ास बात ये है कि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है? तो कभी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कभी नहीं करते। यहाँ पे इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब है कि इनके 3 इलेक्ट्रॉन ने तो पार्टिसिपेट किया है बॉन्डिंग में, लेकिन वो जो 2 है उन्होंने नहीं किया। और जब उन्होंने नहीं किया इसका मतलब है कि वो 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस फॉर्म में है, वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर मौजूद है। ठीक है? यानी इस मॉलिक्यूल में भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है। तो इनके जब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे इनकी, तो 3 प्लस 1 3 प्लस 1 3 प्लस 1, इससे आएगा आंसर 4। और जब आंसर 4 आ जाए इसका मतलब होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लिहाजा ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। और अभी जो हमने डिटेल में डिस्कस किया ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ठीक है? sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें इफेक्टिव है। तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, बाकियों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। आ गई समझ? चलो एक और क्वेश्चन है इसकी तरह। अच्छा, इसमें भी पूछा गया है कि विच व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम इन C2H4। अभी हमने जो दूसरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन किया। अच्छा, आप ज़रा इसका मॉलिक्यूल बना दें तो ये बन जाता है इस तरह से। ठीक है? 4 हाइड्रोजन है और क्या है, 2 कार्बन है। अब इस एक आपने एक ही कार्बन एटम को देखना होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो अब इसमें जो कार्बन एटम है इसके साथ कितने बॉन्डेड एटम्स हैं, कितने एटम ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक कार्बन ने बनाया है, एक हाइड्रोजन ने और दूसरा हाइड्रोजन ने, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हुए, 3। अब आप देखें इस कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है, यानी कोई ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग नहीं की, तो नहीं है क्योंकि कार्बन ग्रुप नंबर 4 से है और इसकी कैपेसिटी भी होती है मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो इसने वो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं है इसका मतलब है कि 3 प्लस 0, तो 3 प्लस 0 से आंसर क्या आ जाएगा, 3। और जब भी आंसर 3 आ जाए इसका मतलब है कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? अब आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना क्वेश्चन में। और एग्जामिनर का काम ही टफ पोर्शन जो पेपर का होता है एग्ज़ाम का, उसमें आपको फंसाना ही होता है इसी तरीके से कि आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे देते हैं कि जिसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन मालूम ना हो, बुक में ना स्टडी नहीं की आपने। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो किसी भी एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं मॉलिक्यूल की।
तो ये फार्मूला कभी ना भूलें, बहुत काम आएगा आपको किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। और फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या यहाँ पे कोई बात समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया जाएगा। ये चैनल भी मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो और जो है उनके ये सारे कंसेप्ट जिससे वो डरते हैं ये क्लियर हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे फिर। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।